इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम ए वेव फंक्शन। ठीक है, जो आपको वेव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है उसके हेल्प से हम लोग जो एनर्जी लेवल होता है ई का वैल्यू उसको फाइंड करेंगे। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमको 2-3 चीज़ों की का आना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपका इस तरह से 2 लाइन रहता है, यहाँ पे एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, और इन दोनों मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों को माइनस किया जाता है, जैसे कि A1 B2 माइनस A2 B2 इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड चीज़ जो है आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एच यहाँ पे आपका होता है हार्मोनियन ऑपरेटर, साई है यहाँ पे वेव फंक्शन, ई फॉर एनर्जी। तो हमको ई का ही वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेव इक्वेशन को लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या था हमारे पास, एच साई इज इक्वल टू ई साई, यहाँ पे एच हार्मोनियन ऑपरेटर, ई फॉर एनर्जी, साई फॉर वेव फंक्शन। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन का नेम देते हैं नंबर 1। अब इसके दोनों साइड हम लोग साई मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई, तो क्या हो जाएगा ये, साई एच साई इज इक्वल टू ई साई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ, यहाँ पे ई क्यों हुआ, यहाँ पे ई कैप है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया और ये नॉर्मली इनटू हुआ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साई एच साई कैप डेल टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई साई स्क्वायर डेल टी। ठीक है, यहाँ पे ई जो है एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर आगे ई को बाहर निकाल दिए ये। ठीक है, अब हम लोग ई को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को एक साइड रखेंगे। तो ई को इधर रखते हैं। ठीक है, ये नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साई एच साई कैप बाई इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डेल टी, यहाँ पे भी डेल टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साई एच साई कैप डी डेल टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डेल टी। ठीक है, ई का वैल्यू तो इसको ट्रांसफ़र करने पे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, साई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो साई का वैल्यू क्या होता है, देखो साई जो फंक्शन है उसको 2 कोफिशिएंट होते हैं। मान लो ये C1 एक कोफिशिएंट है, इसके बाद ये साई1, उसके बाद C2, ये साई2। ठीक है, साई1 साई2 क्यों, मतलब मान लो 2 ऑर्बिट है, एक एस है ये पी है, तो ये एस के लिए हो जाएगा, पी के लिए हो जाएगा, ये एस का कोफिशिएंट ये पी का कोफिशिएंट। तो इस टाइप से वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे वैल्यू को इधर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ सही है वहाँ वहाँ इसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, सॉरी छोटा सा डालना था लेकिन ठीक है। अब साई एच, तो साई का वैल्यू हो जाएगा C1 साई1 प्लस C2 साई2, उसके बाद एच, उसके बाद फिर एक साई है ऊपर में, यहाँ देखिए, तो हो जाएगा C1 साई1 प्लस C2 साई2, उसके बाद डेल टी डिवाइड, फिर से एक बार इंटीग्रेशन, फिर आपका साई स्क्वायर डेल टी है, तो C1 साई1 प्लस C2 साई2 का स्क्वायर डेल टी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ है, अलग अलग किए हैं, नीचे स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, इसी स्टेप को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरे टर्म हो जाएंगे इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा टोटल। सबसे पहले हमको ये C1 साई1 को
एच तो सब में ही रहेगा, ठीक है, उसको बाद में डाल सकते हैं। पहले C1 psi1 को C1 psi1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर, ठीक है, और एच सब में रहेगा तो एच प्लस उसके बाद C1 psi1 को C2 psi2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 psi1 psi2, ठीक है, यहाँ पे भी एच रहेगा प्लस प्लस। अब इसकी बारी C2 C1 psi1 psi2 प्लस एच, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर एक प्लस C2 psi2 इसके साथ C2 psi2 एच, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ डेल टी, ठीक है। मैं उसी चीज़ को थोड़ा बड़ा एक्सपांड करके लिखा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर तो C1 psi1 का स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर 2ab लिखते हैं, ठीक है। 2 ए की जगह पे C1 psi1, बी की जगह पे C2 psi2 प्लस बी स्क्वायर C2 का स्क्वायर और psi2 का स्क्वायर टोटल का डेल टी, ठीक है। इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमें इंटीग्रेशन ऑफ C1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, C1 C2 psi1 psi2 का सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, psi1 psi2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सबका सेपरेट एक वैल्यू रहेगा, उस हमको इस पूरे टर्म में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो जब उस इक्वेशन को सेपरेट करके देखेंगे तो ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सबका एक साथ हो रहा था तो सबको अलग अलग करके हम लोग लिखे हैं, सब में डेल टी डेल टी डेल टी डेल टी लिखे हैं, ठीक है। बुक में ये स्टेप दिया होगा, आप बुक से भी कंपेयर कर सकते हैं। नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग सेपरेट इंटीग्रेट किए हैं, मतलब ए का स्क्वायर को अलग कर दिए, 2ab को अलग कर दिए और बी स्क्वायर को अलग कर दिए टोटल, ठीक है। आप बुक से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमारे पास जो वैल्यू रहता है इन सब का कोई ना कोई वैल्यू रहता है, ठीक है। ये सब आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस ऊपर वाले में एच है, नीचे वाले में एच वाला टर्म कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों टर्म भी एक साथ आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 2 C1 C2 psi1 psi2 एच डेल टी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर एच डेल टी प्लस 2 C1 C2 psi1 psi2 एच डेल टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 का स्क्वायर psi2 का स्क्वायर एच डेल टी, नीचे में वही सेम C1 स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा psi1 स्क्वायर डेल टी प्लस 2 C1 C2 psi1 psi2, बस एच नहीं रहेगा, ठीक है, डेल टी प्लस इधर भी C2 का स्क्वायर psi2 का स्क्वायर डेल टी। अब यहाँ पे एक एक चीज़ का वैल्यू पुट करना है हमको। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, बुक में दिया होगा, देखिए यहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और एक होता है ऑर्थोगोनल होता है और एक होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में अगर किसी का स्क्वायर डेल टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो वैल्यू 1 या 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। ऑर्थोगोनल में जैसे कि psi1 psi2 दो अलग फंक्शन है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं तो वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। तो ये सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, बुक में भी दिया होगा आपका, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ psi1 एच psi1 डेल टी है तो इसका जो वैल्यू होगा वो H11 होगा, H बोल के H11 में या 1 बोल सकते हो, ठीक है। अगर उसी टाइप से psi1 एच psi2 डेल टी है तो H12 हो जाएगा, ठीक है। या ये इसका वैल्यू भी हो सकता है psi2 पहले होगा और psi1 बाद में होगा और डेल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो इस टाइप से होगा। अगर H मतलब अगर psi2 ही है 2 बार या psi2 का स्क्वायर है H के साथ तो हो जाएगा H22, ठीक है। तो ये सब वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और वैल्यू हैं जिसमें H नहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ पे H नहीं रहेगा वो वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि H22 का ये हो गया, यहाँ पे जैसे psi1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे H टर्म नहीं है तो S11 कर देंगे 1 psi1 psi2 है, H एब्सेंट ऑफ S है नीचे वाला टर्म तो S12 हो जाएगा, ये S22 हो जाएगा अगर दो ठो S है और H नहीं है तो इन सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो सामने में आपके वैल्यू को देखते हुए पुट करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए psi1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो
C1 स्क्वायर तो रहेगा, उसके साथ S11 हो जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर है, नहीं सॉरी, C1 का स्क्वायर और H11 है तो 11, ठीक है। तो C1 का स्क्वायर और H11, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 2 का 2, ठीक है, C1 C2 तो ऑलरेडी हैं ये वाले दोनों टर्म, और 7 C2 H del T, 7 C2 H del T तो H12 हो जाएगा, यहाँ पे H12 लिख दिए, ठीक है। उसी टाइप से आप सबको कंपेयर करके देख लेना, मैं सबको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे C2 का स्क्वायर H22 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में अब आ जाएगा S वाले, C1 स्क्वायर S11 प्लस 2 C1 C2 S12 प्लस C2 का स्क्वायर S22, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कैसे, द परमिटेड वैल्यू ऑफ दिस ऑल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ई का जो वैल्यू है इस पूरे को किस तरह सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म लिखने पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द परमिटेड वैल्यू ऑफ ई कैन बी ऑब्टेन बाय, नेक्स्ट स्टेप इधर लिख देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे, अब जो H के साथ है उसी मतलब वही S वाले के साथ, जैसे H11 है तो सेम माइनस ई S11 के साथ करेंगे, H12 है तो सेम ई S12 के साथ माइनस करेंगे। इस यहाँ पे H12 है, यहाँ पे 21 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो माइनस ई S12 करेंगे। यहाँ पे S22 है तो माइनस ई S22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा 0। यहाँ इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ई का जो वैल्यू होगा वही हमारा जो एनर्जी लेवल का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर से नया आपको जानना होगा कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एच है, अगर ये पहला वाला टर्म है दूसरा वाला टर्म, मान लो ये एच आई जे है, अगर आई और जे सेम है, ठीक है, तब उस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग अल्फ़ा, फॉर H22 भी हो जाएगी ये अल्फ़ा, ठीक है। और S के लिए अगर दोनों सेम हैं, आई मतलब 1 ही है, आई मतलब आई और जे दोनों का वैल्यू सेम है, एस आई जे मान लो, तब की केस में ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और अलग डिफरेंट हैं आई जे मतलब 1 2 हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, S के लिए। और ये हो जाएगा, ठीक है, S11 अल्फ़ा, H22 अल्फ़ा, S11 1, S12 0। और अगर आपका H डिफरेंट आया, अगर H का आई जे मान लो H12 आ गया तो इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, H11 मतलब अल्फ़ा माइनस E11 11 मतलब 1, ठीक है। तो ये आपका S1 हो जाएगा, एस की जगह 1 तो ओनली ही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में H12 मतलब खाली बीटा, और 12 S12 मतलब 0, और 0 इंटू ई 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो छोड़ो उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में H12 कहाँ गया मेरा, H12 बीटा हो जाएगा, और ES12 का 0 तो ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, H22 भी अल्फ़ा माइनस ES22 सेम S22 का भी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ S22 का भी वैल्यू हो जाएगा 1, और ई के साथ मल्टीप्लाई है तो ई इज इक्वल टू 0, हमारा मैट्रिक्स बन गया ये, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, हमको बाद में दिक्कत होगा तो इसको कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, मान लो अल्फ़ा माइनस ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, अल्फ़ा माइनस ई इज इक्वल टू एक्स, तो उसको फिर से लिख देते हैं हम लोग, तो एक्स बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ठीक है। एक्स इज इक्वल टू अब बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड रूट को कैंसिल कर देंगे या एक्स इज इक्वल टू बीटा लिख देंगे। अब एक्स का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या था हमारे पास एक्स का वैल्यू अल्फ़ा माइनस ई इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस माइनस बीटा आएगा। ठीक है, अब ई के वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी प्लस माइनस, ई के वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा ई प्लस माइनस, नहीं सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों किया, जैसे कि 16 है, इसका रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 4 का भी स्क्वायर होता है 16 और प्लस 4 का भी स्क्वायर होता है 16। तो इस रूट को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सब होगा। ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या आ गया अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगे ई के हमारे, ई1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और सेकेंड E2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही दोनों आपका आंसर है एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।